मजदूर संघ आंदोलन और कांग्रेस। 20वीं सदी के आरंभ के साथ ही न केवल मजदूर वर्ग में नई जागृति और संगठन शक्ति का विकास हुआ, अपितु राष्ट्रवादी नेताओं में भी मजदूरों की समस्याओं के प्रति अलग दृष्टिकोण विकसित हुआ। विपिन चंद्र पाल तथा जी सुब्रमण्यम जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने शक्तिशाली पूंजीपतियों से मजदूर वर्ग के संरक्षण हेतु कानून बनाने की मांग की। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने 1903 ईस्वी में मजदूरों से शोषण के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया। स्पष्ट था कि अब कांग्रेस और राष्ट्रवादी नेता श्रमिकों को ब्रिटिश पूंजीवादी शक्ति के विरुद्ध एक मजबूत प्रतिक्रियावादी शक्ति के रूप में देखने लगे थे तथा मजदूर आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का ही एक पहलू माना जाने लगा था। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन को धार देने के लिए चलाए गए कांग्रेस के लगभग सभी आंदोलनों ने मजदूर वर्ग में एक नए उत्साह का संचार किया। श्रमिक आंदोलनों के इतिहास में 1903 से 1908 ईस्वी के दौरान स्वदेशी आंदोलन एक युगांतकारी घटना थी। इस दौरान मजदूर वर्ग में दो प्रमुख विशेषताएं देखी गईं। नंबर 1 व्यावसायिक पेशेवर आंदोलनकारियों का आविर्भाव तथा नंबर 2 औद्योगिक हड़तालों में प्रकट हुई श्रमिकों के संगठन की शक्ति। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सरकारी प्रेस, रेलवे, जूट उद्योग के श्रमिकों को संगठित करना सबसे बड़ी सफलता रही। इन तीन उपक्रमों में सक्रिय एवं संगठित मजदूर संघों का जन्म स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही हुआ। इस अवधि में अनेक सफल हड़तालें हुई। अखिल भारतीय स्तर पर मजदूर संघ बनाने का प्रथम प्रयास स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही किया गया। यद्यपि यह प्रयास सफल नहीं हो सका। 4 बड़े राष्ट्रवादी नेताओं प्रभात कुमार राय चौधरी, अश्विनी कुमार दत्त, प्रेम बोस तथा अर्पण कुमार घोष ने पूरी तरह श्रमिक संगठनों के समर्थन में कार्य किए। स्वदेशी आंदोलन के दौर में श्रमिक आंदोलन की सर्व प्रमुख विशेषता ये थी कि पहली बार श्रमिकों के संघर्ष में आर्थिक मांगों के साथ साथ व्यापक राजनीतिक मांगें भी शामिल हो गईं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा चलाए गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन का भी मजदूर वर्ग ने व्यापक समर्थन किया। 1908 ईस्वी में मजदूरों की हड़ताल के पक्ष में भाषण देने के कारण तमिलनाडु के श्रमिक नेताओं सुब्रमण्यम शिव तथा चिदंबरम पिल्ले को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर श्रमिकों द्वारा कई हड़तालें की गईं। बंग भंग के विरोध में तिलक द्वारा उग्र भाषण देने और क्रांतिकारी लेखों के कारण 1907 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास का दंड दिए जाने का बंगाल श्रमिकों द्वारा व्यापक विरोध किया गया। हफ्ते भर तक मजदूर हड़ताल पर रहे, जिसके कारण कई मिलें ठप पड़ गईं। यह 20वीं सदी में संभवतः सबसे बड़ी श्रमिक हड़ताल थी। तिलक के समर्थन में की गई हड़ताल सबसे लंबे समय तक चली हड़ताल थी। 1918 ईस्वी में बीपी वाडिया ने मद्रास मजदूर संघ का गठन किया। यह भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। इसमें बकिंघम और कर्नाटक कपड़ा मिलों के मजदूर शामिल थे। 1919 ईस्वी में रॉलट सत्याग्रह तथा 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन में भी श्रमिक वर्ग ने पूरी ताकत के साथ भागीदारी की। आंदोलनों ने श्रमिक वर्ग में संगठनात्मक शक्ति एवं एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान किया। 1922 ईस्वी में गया बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने अपने अध्यक्षीय भाषण में मजदूर व कृषक आंदोलन को कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बनाने का प्रस्ताव किया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन। गांधी जी के राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर उदय के साथ ही कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को विस्तृत करने के उद्देश्य से कृषकों और मजदूरों को इसमें शामिल करने के प्रयास किए थे। विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी के साथ ही श्रमिकों में वर्ग चेतना का संचार हो चुका था। शीघ्र ही मजदूरों का एक व्यापार संघ गठित कर उन्हें एकजुट करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में रूस में अक्टूबर क्रांति हुई और अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन का गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन ने समस्त संसार के श्रमिकों से आह्वान किया कि उद्योगपतियों को उनके उद्योगों से वंचित करने के लिए श्रमिक क्रांति लाएं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महंगाई बढ़ने आदि परिवर्तनों से श्रमिकों की दशा अधिक बदतर हो गई। विश्व युद्ध की समाप्ति पर 1919 ईस्वी में लीग ऑफ नेशंस तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन हुआ।
इसमें श्रमिकों की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय भूमिका मिल गई। विश्व में आए इन परिवर्तनों का भारत में श्रमिक संघ आंदोलन पर भी प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO में भारतीय श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापार संघ के गठन की पहल कांग्रेसी राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा की गई। परिणामतः 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात AITUC या एटक का गठन किया गया। कांग्रेस के गरमपंथी धड़े के नेता तथा उस वर्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लाला लाजपत राय एटक के प्रथम अध्यक्ष बने। दीवान चमन लाल एटक के प्रथम महामंत्री थे। एटक ने श्रमिकों के लिए जारी प्रथम घोषणा पत्र में श्रमिकों से संगठित होने तथा राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का आह्वान किया। भारत में लाला लाजपत राय प्रथम नेता थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़कर देखा था। लाला लाजपत राय का विचार था कि सैन्यवाद और साम्राज्यवाद पूंजीवाद के जुड़वा बच्चे हैं। इनकी छाया, इनका फल और इनके तने सब जहरीले हैं। हाल ही में इनके जहरीले प्रभाव के लिए प्रतिविष ढूंढा गया है और वह प्रतिविष है संगठित मजदूर। एटक के दूसरे सम्मेलन में दीवान चमन लाल ने स्वराज के राष्ट्रीय उद्देश्य के पक्ष में एक प्रस्ताव पेश कर मजदूर वर्ग का समर्थन मांगा था और यकीन दिलाया था कि यह स्वराज पूंजीपतियों के लिए नहीं, मजदूरों के लिए होगा। एटक के तीसरे और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेता जिन्होंने एटक की अध्यक्षता की थी वे थे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, VV गिरी तथा सरोजनी नायडू। अन्य कई नेता भी एटक से संबद्ध रहे। वे थे JM सेनगुप्त, CF एंड्रूज तथा सत्यमूर्ति। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन में एटक के गठन का स्वागत किया गया। तात्पर्य यह कि एटक को इसके जन्म से ही कांग्रेस का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। 1927 ईस्वी तक एटक श्रमिकों का एक सशक्त अखिल भारतीय संघ बन गया था। इसकी सदस्य संख्या 1.5 लाख से अधिक हो गई थी। एटक पर रूस के आक्रामक समाजवादी दल का प्रभाव MN जोशी जैसे उदारवादी भारतीय नेताओं के संपर्क में होने के कारण बहुत सीमित रहा। अपने प्रारंभिक वर्षों में एटक NM जोशी के विचारों के अनुरूप कार्य कर रहा था, जिसके अनुसार श्रमिक संगठनों की राजनीतिक गतिविधियां श्रमिकों की आर्थिक अवस्था सुधारने की सीमा से आगे नहीं जानी चाहिए। गांधी जी अहिंसावाद, प्रन्यासवाद अर्थात ट्रस्टीशिप तथा वर्ग सहयोग के सिद्धांतों पर बल देते थे। श्रमिकों के लिए गांधी जी का प्रन्यासवाद या ट्रस्टीशिप का दर्शन इस विचार पर केंद्रित था कि पूंजीपति किसी उद्योग में मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी मात्र है। गांधीवादी JB कृपलानी भी इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के समर्थक थे। उनके अनुसार ट्रस्टी शब्द का अर्थ ही यही है कि पूंजीपति मिल का मालिक नहीं है, वास्तविक मालिक मजदूर है। मजदूरों के हितों की रक्षा ही पूंजीपति का कार्य है। गांधी जी ने भी अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल के मजदूरों से अपील की थी कि ट्रस्टी यानी पूंजीपति, मिल मालिक, यदि वास्तविक मालिक यानी मजदूर के हित में काम नहीं करता है तो मजदूरों को अपने अधिकार पाने के लिए सत्याग्रह करना चाहिए। आरंभ में भारतीय श्रमिक आंदोलन गांधी जी के ट्रस्टीशिप दर्शन पर ही केंद्रित रहा, किंतु शीघ्र ही मध्यस्थता पर आधारित गांधी जी के प्रयोग और उनमें निहित क्रांतिकारी क्षमता को नजरअंदाज किया जाने लगा। 1920 ईस्वी के पश्चात साम्यवादी आंदोलन के वैश्विक उभार के कारण व्यापार संघ आंदोलन में कुछ क्रांतिकारी चेतना आ गई। साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की चौथी कांग्रेस ने एटक को संदेश भेजा कि उनको एक दिन के उचित काम के लिए उचित मजदूरी मात्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उनका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की समाप्ति होना चाहिए। नवीन विचारधारा से एटक दो विरोधी विचारधारा के लोगों में बंट गई। 1926-27 में एटक में दो गुट उभरे, एक सुधारवादी गुट और दूसरा क्रांतिकारी। सुधारवादी गुट को जेनेवा एम्स्टर्डम धुरी भी कहते थे। सुधारवादी गुट स्वयं को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से संबद्ध करना चाहता था, जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में था। दूसरा क्रांतिकारी धड़ा मास्को गुट भी कहलाता था। यह पूंजीपति वर्ग की समाप्ति को अपना अंतिम लक्ष्य मानता था। क्रांतिकारी गुट अपने को लाल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ या रेड इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन से संबद्ध करना चाहता था, जिसका मुख्यालय मास्को रूस में था। क्रांतिकारी या साम्यवादी दल इस अवधि में एटक में अधिक प्रभावशाली स्थिति में था।
परिणामतः 1928 ईस्वी में देश में अभूतपूर्व औद्योगिक अशांति रही, जब श्रमिकों ने आर्थिक मांगों के बजाय राजनीतिक मांगों से प्रेरित होकर कई हड़तालें की। ये साम्यवादी पत्रिका क्रांति की इस घोषणा से प्रभावित थे कि जब तक पूंजीवाद समाप्त नहीं हो जाएगा, शांति नहीं होगी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के आंदोलन के दौरान भी श्रमिकों ने हड़तालें की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और श्रमिक नेताओं ने मिलकर कार्य किया। एटक में साम्यवादियों का प्रभाव निरंतर बढ़ते जाने का परिणाम ये रहा कि सुधारवादियों की इच्छा के विरुद्ध 1929 ईस्वी में एटक को सर्व प्रशांत सचिवालय तथा मास्को तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संबद्ध करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के कारण एटक में 1929 ईस्वी में पहली फूट पड़ी। एन.एम. जोशी के नेतृत्व में नरम दलीय उदारवादी नेता एटक से अलग हो गए और इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। 1929 ईस्वी में सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम बनाया, जिसके तहत लिखित रूप से 1 माह की पूर्व सूचना दिए बगैर डाक, रेलवे, बिजली व पानी से संबद्ध जीवनोपयोगी सेवाओं में लगा कोई श्रमिक हड़ताल पर नहीं जा सकता था। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक नामक एक कानून सरकार द्वारा श्रमिकों की हड़ताल व विरोधों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया, किंतु राष्ट्रवादियों के विरोध के कारण यह पारित नहीं हो सका। 1931 ईस्वी में एटक में दूसरा विभाजन हुआ, जब अत्यधिक आक्रामक एजेंडे की मांग करने वाले कुछ साम्यवादी लोगों ने पृथक होकर रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया। इसी बीच मजदूर वर्ग की बढ़ती उग्रता तथा राष्ट्रवादियों एवं वामपंथियों के बीच बढ़ती निकटता से भयभीत होकर पब्लिक सेफ्टी एक्ट तथा ट्रेड सेफ्टी एक्ट जैसे कड़े कानून ला चुकी ब्रिटिश सरकार ने मजदूर आंदोलन में सक्रिय सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 1929 से 1933 के दौरान 33 श्रमिक नेताओं पर मेरठ षड्यंत्र के तहत राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ब्रिटिश सरकार की इस कार्यवाही ने प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टीन, हैरल्ड लास्की, H.G. वेल्स, रोमन रॉलैंड, रूजवेल्ट आदि तत्कालीन विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। इन सभी ने ब्रिटिश सरकार की कार्यवाही की आलोचना की। देश में भी वामपंथी एवं दक्षिणपंथी एकजुट हो गए और श्रमिक नेताओं की रक्षा के प्रयत्न किए। 1930-31 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिक आंदोलन को एक नई ऊर्जा प्रदान की। 1934 ईस्वी में गठित कांग्रेस समाजवादी दल ने श्रमिक संघों की एकता के लिए प्रयत्न किया। परिणामतः लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन पुनः एटक में विलीन हो गए। प्रांतों में लोकप्रिय सरकारें और व्यापार संघवाद। 1937 ईस्वी में 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनने के बाद श्रमिक आंदोलन मजबूत हुआ। अनेक नए श्रमिक संघों का गठन हुआ। कई प्रांतों में सफलतापूर्वक हड़तालों का आयोजन किया गया। इनमें सर्वाधिक सफल रही कानपुर में श्रमिक हड़ताल, जो 55 दिनों तक चली थी। श्रमिकों के कल्याण के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कानपुर श्रमिक जांच समिति का गठन किया गया। अन्य प्रांतों में भी श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु आयोगों का गठन किया गया। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के कारण श्रमिक कल्याण की योजनाओं पर अमल नहीं हो सका। कांग्रेसी सरकारों के कार्यकाल में श्रमिकों के हित में कई विधेयक पारित किए गए, यथा बंबई औद्योगिक विवाद अधिनियम 1938, बंबई दुकान सहायक अधिनियम 1939, बंगाल प्रसूति अधिनियम 1939 आदि। द्वितीय विश्व युद्ध और श्रमिक आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में व्यापक वृद्धि हुई। गरीब मजदूरों के लिए जीवन यापन दूभर होने लगा, लेकिन मजदूरी में वृद्धि नहीं की गई। परिणामतः देश भर में कई हड़तालें और विरोध प्रदर्शन हुए। 1940 ईस्वी में एटक ने एक प्रस्ताव पारित कर पूंजीवाद के प्रति किसी प्रकार की नरमी बरतने के विचार का विरोध किया, अर्थात श्रमिक आंदोलन पूर्णतः आक्रामक हो गया। एटक ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के शामिल होने के प्रस्ताव का भी विरोध किया। इस समय एटक से अलग होकर M.N. राय द्वारा गठित इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर 1941 ने पूर्णतः सरकार समर्थक रुख अपनाया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार समर्थक श्रमिक संघों को लाभ हुआ, जबकि राष्ट्रवादी विचारधारा का अनुसरण करने के कारण एटक को सरकार के कोप का सामना करना पड़ा। साम्यवादी श्रमिक संगठन पूर्णतः सरकार का पक्ष लेने के कारण अविश्वसनीय हो चुके थे, तथापि एटक भी आंतरिक तौर पर विरोधी विचारधारा के नेताओं में बटा था। राष्ट्रवादी नेता एटक के श्रमिक नेताओं को पूर्णतः
राष्ट्रीय उद्देश्यों से प्रेरित हो कार्य करने के लिए सहमत नहीं कर पाए थे। अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी एटेक से पृथक हो 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस नाम से एक पृथक संगठन का गठन किया। तात्पर्य यह कि यद्यपि एटेक ने संपूर्ण भारत के श्रमिक वर्गों को एकजुट करने का कार्य किया और देश में व्यापार संघ आंदोलन की अगुवा रही, किंतु समय समय पर विरोधी विचारधारा में बटी होने के कारण यह मजदूरों की आवाज को मुखर करने में उतनी प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकी जितनी कि इससे राष्ट्रवादी नेताओं की अपेक्षा थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी एटेक और श्रमिक आंदोलन राजनैतिक विचारधारा के आधार पर बटा था, तथापि समग्रतः देखा जाए तो श्रमिकों को संगठित कर कांग्रेस एवं राष्ट्रवादी आंदोलन से जोड़ने में एटेक एवं भारतीय श्रमिक आंदोलन का सकारात्मक योगदान रहा।